हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातियाँ जो होती है कितनी मानी जाती है। तो जातियाँ जो होती है ये टोटल 18 मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। जातियाँ कितनी मानी जाती है? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आधुनिक मीन को किस नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीन जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्लावित गमक के नाम से आधुनिक मीन को, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो था, दूसरा नंबर क्वेश्चन वो था कि आधुनिक मीन को किस नाम से जाना जाता है। तो प्लावित गमक के नाम से जाना जाता है आधुनिक मीन को। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। इसको पुकार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा रस है जिसको कि रसराज के नाम से भी जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि संचारी भाव कितने माने गए हैं। संचारी भाव जो होते हैं कितने माने जाते हैं? तो 33 माने जाते हैं, यानी कि 33, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, संचारी भाव कितने माने गए? तो 33 माने गए, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना है ये चारों ऑप्शन में से संचारी भाव कौन नहीं है। तो देखिए, मद ये क्या है? तो संचारी भाव है। शंका क्या है? संचारी भाव है। ग्लानि क्या है? तो संचारी भाव है। लेकिन भय जो होता है तो संचारी भाव नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन वही था ना कि निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है, तो भय जो है ये संचारी भाव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारंग देव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। अब सारंग देव जो है इन्होंने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो 75 प्रबंधों का वर्णन किया सारंग देव ने, यानी कि 75, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारंग देव ने 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रगमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। किसको? सॉरी, रगमाला ने रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। अभी जो रागमाला है इसको दक्षिणी संगीत में कहा क्या जाता है? तो रागमलिका के नाम से जाना जाता है रागमाला दक्षिणी संगीत में, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, रागमाला को दक्षिणी संगीत में रागमलिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद की कितनी वाणियाँ मानी गई है। ध्रुपद जो है इसकी कितनी वाणियाँ मानी गई है? तो 4 वाणियाँ होती है ध्रुपद की, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ध्रुपद जो होती है इसकी कितनी वाणियाँ मानी गई है? तो 4, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीचंद की वाणी का क्या नाम था। श्रीचंद जो थे इनकी वाणी का नाम क्या था? तो इनकी वाणी का नाम था नौहार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीचंद की वाणी का नाम क्या था? तो नौहार था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, ठुमरी को पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। ठुमरी की जो पूर्वी शैली का कला क्षेत्र है वो कौन सा है? बिहार, बनारस, दिल्ली या बंगाल। तो इसका कला क्षेत्र जो है वो बनारस है, बनारस कराना है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन करा है कि वेसरा गीति जो है इससे आधुनिक समय में कौन सी गायकी जो है वो प्रचलित हुई है। तो टप्पा गायकी प्रचलित हुई है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वेसरा गीति से आधुनिक समय में टप्पा गायकी जो है प्रचलित हुई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है। तो भारत में गजल को प्रसारित करने का जो श्रेय है ये ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। याद रखिएगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए। कितने वेद जो है संस्कृत में नहीं लिखे गए? तो एक भी नहीं, क्योंकि जितने भी वेद है वो संस्कृत में लिखे गए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 0, 0। याद रखिएगा, जितने वेद है वो किस में लिखे गए? तो संस्कृत में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ना गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गीर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में गीत के लिए। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है ना, वेद कितने हैं? तो 4 है। 4 वेद में से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब ऋग्वेद में जो गीत के लिए शब्द का किस प्रयोग किया, वो कौन सा शब्द है? तो गीर शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है। किसके? तो सामगान के जो मुख्य गायक होते हैं ना उनको कहा क्या जाता है? तो उनको कहा जाता है उद्गता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सामगान के जो मुख्य गायक होते हैं उनको उद्गता कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था। वैदिक काल में ना सबसे मुख्य वाद्य मतलब क्या, जो हम बजाते हैं उसी को कहा जाता है वाद्य यंत्र, ठीक है। तो वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था? तो वीणा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है आप लोग याद रखिएगा कि वीणा जो है ना सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में सभी तंत्रों वाद्यों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी। तो उसके लिए वीणा को अभी बताया कि सबसे पुराना जो है वाद्य यंत्र क्या है, तो वीणा है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आता है, बस उसको अलग अलग तरीके से पूछने का ढंग है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी। अब वैदिक काल में ना संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी, क्या संज्ञा दी गई थी, तो यम दिया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देखिए ये सब कहाँ से आप पूछिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है ये आप पहले सिलेबस देखिएगा, तो सिलेबस के किस इकाई से है, तो इकाई फर्स्ट जो है उसी से ये सब क्वेश्चन लिया गया है। और आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट सब तैयार कर दिए, किस तरह से लेना है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, वीडियो के लास्ट में आपको बता ही देंगे। वैसे आप लोग को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितना पीडीएफ है, नोट्स है, पिछले साल का क्वेश्चन है, वो सब किस तरह से लेना है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। और कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं, ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर उसका जो जितना भी इकाई है आपका सिलेबस में, जैसे पेपर फर्स्ट में 14 इकाई है, ठीक है, और STT के, और उसके बाद 17 इकाई आपके पेपर सेकंड में। इस सब के लिए क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर कितना पढ़ना है, उतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा उस थ्योरी को, तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जितना ये क्वेश्चन सब देख रहे हैं, ये उस थ्योरी को पढ़ने के बाद देखिएगा आपसे इस सब क्वेश्चन बनने लगेगा। वैसे तो अभी आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ था, आप लोग का सिलेबस आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए होंगे। जो लोग नहीं कंप्लीट किए या जो लोग थोड़ा कंप्लीट किए या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो लोग उस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, पढ़ करके रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। पूरा उसमें थ्योरी में आपका सिलेबस जो है STT बिहार STT का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के होम पेज पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि PDF किस तरह से लेना है, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में भी आपको बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वरों के संडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं। स्वरों के जो संडज, ऋषभ, ये सब जो नाम है ये सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं, किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नरही शिक्षा ग्रंथ में, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियाँ मानी गई थी। ये भी आप लोगों का किससे इकाई से, तो ये इकाई चौथा से है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियाँ मानी है, तो 6 राग तथा 5 रागनियाँ मानी है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर मत में कितने राग और रागनियाँ है। सोमेश्वर मत जो उसमें कितने राग है और उसमें कितनी रागनियाँ है, तो सोमेश्वर मत में 6 राग है और 36 न, तो 6 राग है और 36 रागनियाँ है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कौन कौन है ये सब आपको बता चुके हैं उस PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित वेंकटमखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बनाई है। अब पंडित वेंकटमखी जो है इन्होंने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बनाई है, तो 484, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। पंडित वेंकटमखी जो थे इन्होंने एक मेल से 484 रागों की उत्पत्ति बताई थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण बुआ इचलिंकर कौन से घराने के हैं। बालकृष्ण बुआ इचलिंकर जो है ये किस घराने से, तो ये ग्वालियर घराने से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर जो है किस घराने के कलाकार हैं, तो मल्लिकार्जुन मंसूर जो है एक जयपुर घराने के कलाकार हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था कि भारत के जितने भी घराने हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे जयपुर घराना हुआ, दरभंगा घराना हुआ, बनारस घराना हुआ, इस सब घराने के बारे में आप लोग को उस PDF में बता चुके हैं, और आगे आप अगले वीडियो में आप लोग को उस सब बताएंगे भी, ठीक है, एक एक करके बताएंगे। देखिए रोज आपका म्यूजिक का 3 वीडियो अपलोड होता है। एक वीडियो में क्या होता है, जितने भी संगीतज्ञ हैं, जितना आपको पढ़ना है सिलेबस में दिया गया संगीतज्ञ के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद और क्या करवाते हैं, तो उसके बाद आपको जैसे इकाई, एक दिन में एक इकाई कंप्लीट करवाते हैं। पेपर फर्स्ट में टोटल 14 इकाई है, और पेपर सेकंड जो उसमें 17 इकाई है। और उसके साथ साथ आप लोग को रोज एक वीडियो आता है ऑब्जेक्टिव का, जो कि ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो जिसमें आप लोग को रिवीजन भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग तीनों वीडियो को रोज देखा कीजिएगा, और आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस और अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा, केसरबाई केरकर किस घराने से है। केसरबाई केरकर जो है किस घराने से है, तो जयपुर घराने से है केसरबाई केरकर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराबाई बड़ौकर के घराने का नाम क्या है, यानी कि हीराबाई बड़ौकर जो है किस घराने से आती है, तो किराना घराने से आती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आपके सिलेबस में बस इतना मेंशन किया है कि भारत के जितने भी घराने हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इसके में ये नहीं मेंशन किया है कि भारत में कौन कौन घराने के बारे में आपको पढ़ना है। आपको अगर बुक में देखने जाइएगा तो बहुत सारे घराना मिल जाएगा, लेकिन आपको जो जितना पढ़ना है वो सिलेबस में किस तरह से, वो सब आप लोग को बता चुके हैं। पिछले वीडियो में जब सिलेबस में बताया तो उसमें आपको बता चुका है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से आते हैं। जगन्नाथ बुआ पुरोहित जो है ये आगरा घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बख्श किस घराने से थे। अली बख्श जो थे किस घराने से थे, तो अली बख्श जो थे पटियाला घराने से थे, यानी कि ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े गुलाम अली किस घराने से आते हैं। बड़े गुलाम अली जो है किस घराने से आते हैं, तो पंजाब घराने से आते हैं बड़े गुलाम अली, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और आपको PDF के बारे में बता दें कि अगर आप लोग PDF लीजिएगा तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आप लोगों को 5 टोटल PDF मिलेगा, 5 में
इसमें आपको मिलेगा क्या का, तो पहला जो पीडीएफ रहेगा उसमें आपको जैसे पेपर फर्स्ट में 14 इकाई का थ्योरी का पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ किस तरह का रहेगा ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के होम पेज पे से जाके देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहले पीडीएफ लेने से पहले आपको उसमें अच्छे तरीके से बता चुके हैं, दिखा भी दिए थे कि किस तरह से उसमें इकाई वाइज इकाई आपको जैसे 14 इकाई है ना, तो 14 इकाई में क्या क्या पढ़ना है, वो जितना पढ़ना है वो सब उसमें ऐड कर दिए। ऐसा नहीं कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ उसमें ऐड कर दिए। जैसे पहला है संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो किस तरह से हुई वो आपको बता चुके हैं। फिर सेकंड में हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत वो बता चुके हैं। बिहार के जितने भी शास्त्रीय कलाकार हैं उनके बारे में आपको इकाई 3 में पढ़ना है, वो सब आप लोग को इकाई वाइज देखिए। अगर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा ना, अगर आपका पेपर फर्स्ट होगा तो इकाई 1 से लेकर अगर 14 वाला जो पीडीएफ है ना, ये टोटल 50 से 60 पेज का पीडीएफ है। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं ना तो आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आप लोग म्यूजिक समझ जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, जब आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा सिलेबस, तो आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको 500 प्लस क्वेश्चन दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 500 प्लस क्वेश्चन है। इसमें आ रहेगा टोटल 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग ये कर लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, जिससे आप लोग ये देख पाए कि प्रीवियस साल में यानी पिछले साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी हो चाहे एसटीटी हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए वो सब क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड करें। टोटल आपको बोले तो ना 5 पीडीएफ देंगे। और क्या आपको चाहिए, तो देखिए क्या होता है ना कि वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन हर एक साल आपके एग्जाम कभी 7 पूछा जाता है, कभी 8 पूछा जाता है, कभी 9, यानी कि हर एक साल 8 से 10 के बीच में क्वेश्चन रहता ही है। तो इस साल भी रहेगा, तो ये 8 से 10 क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ से तैयार हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे देखिए बिस्मिल्लाह खाते वो क्या बजाते थे, शहनाई वादन करते थे। उसका जैसे अनेकों जो वादक या थे उनके जो भी वाद्य यंत्र थे, इससे संबंधित टोटल 112 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर, पूरा 7 से 8 नंबर या 10 नंबर जितना भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये फिक्स है कि 8 से 10 नंबर तक पूछेगा, वो 10 नंबर आपका इस पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो वही है, पेपर फर्स्ट का इसमें है, पेपर फर्स्ट का 1 से इकाई से 1 से 14 तक और इकाई 1 से 17 तक। और एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे 1 से 17 जो आप देख रहे हैं, तो इसमें 1 से 17 और जो 1 से 14 तक जो होगा वो सेम ही रहेगा, बस इसका 3 जो इकाई है वो अलग चेंज हो जाते हैं। तो 1 से 14 इसमें सेम ही है, मतलब सिलेबस सेम ही है, समझ गए ना। तो बस इतना ही डिफरेंस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। तो इतना आपको मिलेगा। इसमें 2 पीडीएफ में रहेगा थ्योरी, जिनका पेपर फर्स्ट हो वो पेपर फर्स्ट का ले लीजिएगा, जिनका सेकंड वो सेकंड ले लीजिएगा। उसके बाद ये 3 रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए, वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, म्यूजिक का प्रीवियस साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो रहेगा। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 500 प्लस रहेगा। इतना आप लोग कर लेते हैं, आपका म्यूजिक के जो एसटीटी के लिए म्यूजिक का जो पूरा सिलेबस है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको और क्या चाहिए, इतना तो आप कर लीजिएगा। अब लेना किस तरह से पीडीएफ को, तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं और फिर बता देते हैं कि पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये। और ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ आपको 30 रुपीज़ में दे, दूसरा 30 रुपये, ये जितना पीडीएफ है ना ये सब आपको 30 रुपये में, ओनली 30 रुपये में दे रहे हैं। ये भी आपसे नहीं लेते, ये भी चार्ज आप लोगों से नहीं करते, ऐसे ही आप लोग को रोज क्लास करवाते हैं और रोज पीडीएफ दे दिया करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन क्या होता है ना कि जो पीडीएफ के तैयार करने का जो टाइपिंग करने वाले होते हैं उनको देना पड़ता है, तो टाइपिंग करने वाले का कुछ चार्ज देना पड़ता है। इस कारण से ओनली 30 रुपीज़ 30 रुपये चार्ज करें और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। देख रहे जितना कुछ ये सब कुछ मिल जाएगा। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पे किस तरह से करना है, तो ये देखिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से इस नंबर पे 7903820891 इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये पे करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और नीचे में अपना जो सिलेबस है म्यूजिक का ऐसे म्यूजिक एसटीटी लिख दीजिएगा, आपका जो पीडीएफ है मिल जाएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जसराज के घराने का क्या नाम है। पंडित जसराज जो इनके घराने का नाम क्या है, ये किस घराने से आते हैं, तो ये मेवाती घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई गंधर्व के गुरु का क्या नाम था। सवाई गंधर्व जो थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो अब्दुल करीम खां इनके गुरु का नाम था। सवाई गंधर्व के गुरु का नाम था अब्दुल करीम खां, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी के गुरु का क्या नाम था। अन्नपूर्णा देवी जो थी इनकी गुरु का नाम था अलाउद्दीन खां, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है, नाद स्वरम वाद किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। नाद स्वरम वाद जो है किस श्रेणी का वाद है, तो ये सुशील वाद है। अब सुशील वाद किसको कहा जाता है, क्या होता है, ये सब आपको बता चुके हैं। तत्व क्या होता है, धंध क्या होता है, अवनंत क्या होता है, ये सब आपको इकाई 6 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महती वीणा का आविष्कार किसने किया था। महती वीणा जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो नारद जी किए थे महती वीणा का आविष्कार, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में जो मृदंग है इसको क्या कहा जाता है। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का अलग अलग नाम रहता है, वैसे ही बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें मृदंग को क्या कहा जाता है, तो मुइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुइंग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ में मृदंग को मुइंग कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोग रोज 3 वीडियो देख लेते हैं, 3 वीडियो अपलोड होता है म्यूजिक का शाम में, अगर आप लोग ये तीनों वीडियो देख लेते हैं आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और आपका पक्का एसटीटी इसी इतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तब पक्का आपका एसटीटी जो है वो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सिंगार एक वाद्य है, तो सूर सिंगार जो है ये तत् के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है। दिलरुबा वाद्य जो होता है किसकी सहायता से बजाया जाता है, तो गज की सहायता से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है। सितार का जो पहला तार होता है उसको कहा जाता है बाज का तार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी कौन सी वाद्य यंत्र बजाती थी। अन्नपूर्णा देवी जो थी वो सुरबहार को बजाती थी, याद रखिएगा अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी, तो सुरबहार को। और ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित टोटल आपको 112 क्वेश्चन रहेगा, उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा। जैसे अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी, जितने भी जो वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, उनका वाद्य यंत्र कब से बजा रहे थे, जो भी वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन होगा ना उस पीडीएफ में ऐड कर दिया, साथ ही साथ फोटो के साथ वो पीडीएफ ऐड कर दिया। पीडीएफ का आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह का होगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, होम पेज पे आपको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा कि पीडीएफ जो दिखा चुके हैं कि किस किस तरह का रहेगा पीडीएफ, फोटो किस तरह का रहेगा, किस तरह से इकाई वाइज आपको पीडीएफ में उसका थ्योरी पार्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से रुद्र वीणा के कलाकार को पहचाने। अब रुद्र वीणा कौन बजाते थे या करते थे, उनका कलाकार को पहचाना है, चार ऑप्शन में से कौन, तो असद अली खान जो थे ये रुद्र वीणा को बजाते थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। रुद्र वीणा के कलाकार कौन थे, तो असद अली खान, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो रघुनाथ सेठ जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से सारंगी वादक कौन है, देखिए सारंगी वादक कौन है, चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो देखिए राम गोपाल ये सारंगी वादक थे, उसके सारंगी वादक निम्न से सारंगी वादक कौन है, अच्छा कौन है तो कौन, राम नारायण, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। राम नारायण जो थे सारंगी वादक थे, राम गोपाल ये नहीं थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राम नारायण जो थे सारंगी वादक थे, सारंगी बजाते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुदव सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे। कुदव सिंह जो थे किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे, तो पखावज के कलाकार थे कुदव सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनायत खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। इनायत खां जो थे किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो सुरबहार को बजाते थे इनायत खां, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ग ताले कितनी मानी गई है। मार्ग ताले जो होती है कितनी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 मानी जाती है मार्ग ताले, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन किया गया। जैसे आपका इकाई नंबर आप देखिएगा शायद 10 या 11 उसमें लिखा हुआ है कि आपको संगीत रत्नाकर पढ़ना है, बृहदेशी पढ़ना है, तो उसी में आप लोग जब संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि संगीत रत्नाकर जो उसमें कितने तालों का वर्णन किया गया, तो संगीत रत्नाकर में टोटल 120 तालों का वर्णन किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ ने कितनी तालों का वर्णन किया है। सोमनाथ जो है इसमें कितनी तालों का वर्णन किया गया, तो 108 तालों का, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा डयोढ़ी लय को क्या कहा जाता है। डयोढ़ी लय जो होता है इसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अड़ी कहा जाता है, सॉरी अड़ी नहीं आड़ी कहा जाता है डयोढ़ी लय को, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा देसी ताल कितनी मानी गई है। देसी ताल जो होती है कितनी होती है, तो 120 होती है, आपको पढ़ना भी है देसी ताल के बारे में, तो उसी में एक क्वेश्चन है कि देसी ताल कितनी मानी गई, तो 120, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जितना आप लोग को बताएं ये सब उस पीडीएफ में ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये तो भी आप लोग को एक सीरीज वाइज आपको करवाते चल रहे हैं, पूरा सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले, समझ गए ना। पूरा आपका थ्योरी, पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ बस ले लीजिएगा, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा। वीडियो में आप लोग को रोज वीडियो देखना है, 3 से 4 वीडियो रोज अपलोड होगा म्यूजिक का, शाम के समय, सुबह में नहीं होगा, शाम के समय में होगा। आप लोग 3 या 4 जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको आपको क्या करना है, रोज देख लेना और आपको समझना कहाँ से, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस प्रैक्टिस योग करना है। बात के लिए आप प्रैक्टिस के लिए उस पीडीएफ को ले लीजिएगा और उस पीडीएफ में कॉपी करके बार बार प्रैक्टिस करते रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।